नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं एनसी पार्ट हैंडलिंग के बारे में। ये ट्रेनिंग खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हैं और जिन्हें नॉन कन्फॉर्मेंस पार्ट्स को हैंडल करना सीखना है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एनसी पार्ट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें, रिकॉर्ड करें, एनालाइज करें और प्रॉपर तरीके से हैंडल करें ताकि फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं एनसी पार्ट हैंडलिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की, आज हम सीखेंगे एनसी पार्ट हैंडलिंग। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे। इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ पाएंगे कि नॉन कन्फॉर्मेंस एनसी का इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, पहचान पाएंगे कि एनसी के डिफरेंट टाइप्स और सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं। सीखेंगे कि एनसीएस को डिटेक्ट, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट कैसे करना है सही तरीके से। जान पाएंगे एनसी हैंडलिंग का प्रॉपर प्रोसेस फ्लो क्या होता है। समझेंगे कि कंटेनमेंट, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस कैसे लिया जाता है। और लास्टली पहचान पाएंगे कि एनसी हैंडलिंग में सभी पर्सनल की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर डायरेक्शन देंगे कि हम इस ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सीखने वाले हैं। व्हाट इज नॉन कन्फॉर्मेंस एनसी। अब जब हम ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स समझ गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि नॉन कन्फॉर्मेंस यानी एनसी होता क्या है। एनसी तब होता है जब कोई प्रोडक्ट, प्रोसेस या सिस्टम अपने स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, यानी प्रोसेस या आउटपुट में कुछ गलत हुआ है जो क्वालिटी, सेफ्टी या कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एनसीएस को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है ताकि आगे किसी और समस्या को रोका जा सके और सही करेक्टिव एक्शंस लिए जा सके। एनसी किसी भी स्टेज में हो सकता है, चाहे वो रॉ मटेरियल स्टेज हो, प्रोडक्शन स्टेज या फाइनल इंस्पेक्शन। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एरर, इक्विपमेंट फेलियर या इनकरेक्ट प्रोसीजर। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स भी हैं। प्रोडक्ट डायमेंशन आउट ऑफ टॉलरेंस, यानी प्रोडक्ट का साइज या डायमेंशन स्टैंडर्ड से बाहर होना। रॉन्ग या मिक्स्ड मटेरियल यूज, यानी गलत या मिक्स्ड मटेरियल का इस्तेमाल। मिसिंग या स्किप्ड प्रोसेस स्टेप, यानी प्रोसेस का कोई स्टेप मिस होना। इनकरेक्ट रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट एंट्री, यानी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स में गलत एंट्री। सॉफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन न करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनसी हर स्टेज में क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। अब जब हम समझ गए कि एनसी होता क्या है और इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो अगला स्टेप है एनसी के टाइप्स को समझना। एनसीएस को क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन वेयर या कैसे ये अका हुए हैं। टाइप को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम सही तरीके से करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकें। जनरली एनसीएस को 3 में कैटेगरीज में बांटा जाता है: प्रोडक्ट, प्रोसेस और सिस्टम रिलेटेड इश्यूज। सबसे पहले है प्रोडक्ट एनसी। ये तब होता है जब फाइनल प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स या डिविएशंस हों, जैसे कि स्क्रैचेस, रॉन्ग डायमेंशंस या मिसिंग कंपोनेंट्स। दूसरी कैटेगरी है प्रोसेस एनसी। ये तब होता है जब प्रोसेस या मेथड में एरर्स हों, जैसे कि स्किप्ड स्टेप्स, रॉन्ग टूल यूसेज या इनकरेक्ट मशीन सेटिंग्स। तीसरी कैटेगरी है सिस्टम एनसी। ये तब होता है जब प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड्स में फेलियर्स हों, जैसे कि मिसिंग कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स या इनकम्प्लीट वर्क इंस्ट्रक्शंस। इन टाइप्स को समझकर हम बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनसी क्यों हुआ और उसे फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट किया जाए। सोर्सेज ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। अब जब हम एनसी के टाइप्स समझ चुके हैं, तो अगला जरूरी स्टेप है एनसी के सोर्सेज, यानी कहां से एनसी उत्पन्न हो सकते हैं। एनसी किसी भी स्टेज में प्रोडक्शन या ऑपरेशनल चेन में आ सकता है। सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है ताकि हम रिकरेंस रोक सकें और ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। आइए देखते हैं कॉमन सोर्सेज। सबसे पहले इनकमिंग मटेरियल्स या सप्लायर डिफेक्ट्स, यानी रॉ मटेरियल्स में कोई डिफेक्ट या सप्लायर द्वारा गलती। प्रोडक्शन या असेंबली में एरर्स, जैसे प्रोसेस स्टेप मिस होना या गलत असेंबली। मशीन या टूलिंग मैलफंक्शंस, यानी इक्विपमेंट फेलियर या टूल्स में प्रॉब्लम। ह्यूमन एरर्स, जो ट्रेनिंग की कमी या ध्यान न देने की वजह से होते हैं। इनकरेक्ट या आउटडेटेड वर्क इंस्ट्रक्शंस, यानी गलत या पुराने इंस्ट्रक्शंस का पालन। और मेजरमेंट या इंस्पेक्शन एरर्स, जैसे गलत डायमेंशन चेक करना या इंस्पेक्शन में मिस्टेक होना। इन सोर्सेज को पहचानकर हम जल्दी करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और एनसी के रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं।
एनसी आइडेंटिफिकेशन। अब जब हम समझ गए कि एनसी के सोर्सेस क्या हैं, अगला स्टेप है एनसी की आइडेंटिफिकेशन, यानी इसे कैसे पहचानें। एनसीएस को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आगे प्रोसेस में न जाएं और समय रहते करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। एनसीएस को अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग मेथड्स से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन या मेजरमेंट चेक्स प्रोडक्शन के दौरान, ताकि कोई डिफेक्ट तुरंत पकड़ में आए। इन प्रोसेस क्वालिटी चेक्स, जो ऑनगोइंग प्रोडक्शन में क्वालिटी एंश्योर करने के लिए होते हैं। कस्टमर कंप्लेंट्स या फीडबैक, जो प्रोडक्ट में हिडन एनसीएस को उजागर कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट्स या इंस्पेक्शंस, चाहे वो प्रोसेस, प्रोडक्ट या सिस्टम हो, ताकि एनसीएस समय रहते आइडेंटिफाई हो जाएं। और ऑब्जर्वेशन ऑफ अनयूजुअल डिविएशंस या एबनॉर्मल ट्रेंड्स, यानी किसी भी असामान्य बदलाव या ट्रेंड को नोटिस करना। इन आइडेंटिफिकेशन मेथड से हम समय रहते एनसीएस को पकड़ सकते हैं और उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। एनसी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। अब जब हम सीख चुके हैं कि एनसीएस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, अगला स्टेप है एनसी का रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही कोई एनसी डिटेक्ट होता है, उसे प्रॉम्प्टली रिपोर्ट और एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। क्लियर रिकॉर्ड से इश्यूज को ट्रैक करना आसान होता है और रिकरेंस को रोका जा सकता है। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान देने वाली मुख्य बातें हैं। सबसे पहले एनसी रिपोर्ट या एनसीआर फॉर्म को तुरंत फिल करना। की डिटेल्स रिकॉर्ड करें, जैसे एनसी का डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस स्टेप, अफेक्टेड क्वांटिटी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन और कंटेनमेंट एक्शंस। जरूरत पड़ने पर फोटोज, स्केचेस या अन्य एविडेंस अटैच करें। तुरंत सुपरवाइजर या क्वालिटी टीम को नोटिफाई करें। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा क्लियर, कंप्लीट और ट्रेसेबल होना चाहिए। प्रॉपर रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन से एनसी हैंडलिंग प्रोसेस स्मूथ और इफेक्टिव बनती है। एनसी हैंडलिंग प्रोसेस फ्लो। अब जब हम एनसी की रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन समझ गए हैं, तो अगला स्टेप है एनसी हैंडलिंग का प्रॉपर प्रोसेस फ्लो। एनसी को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच जरूरी है, ताकि इश्यू को ठीक किया जा सके और इसे दोबारा होने से रोका जा सके। क्लियर प्रोसेस फॉलो करने से प्रोडक्ट क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों मेंटेन रहते हैं। एनसी हैंडलिंग प्रोसेस फ्लो में मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले एनसी को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करें। फिर अफेक्टेड प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करें ताकि इसका यूज या शिपमेंट रोका जा सके। इसके बाद रूट कॉज एनालिसिस कंडक्ट करें, यानी पता करें कि एनसी क्यों हुआ। उसके बाद करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करें ताकि इश्यू फिक्स हो जाए। फिर एक्शंस की इफेक्टिवनेस वेरीफाई करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और अंत में एनसी क्लोज करें और आउटकम को डॉक्यूमेंट करें ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहे। इस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से हम न सिर्फ एनसी को फिक्स कर पाते हैं, बल्कि भविष्य में रिकरेंस को भी रोक पाते हैं। कंटेनमेंट एक्शंस। अब जब हम एनसी हैंडलिंग प्रोसेस फ्लो समझ चुके हैं, तो अगला स्टेप है कंटेनमेंट एक्शंस। कंटेनमेंट एक्शंस वो इमीडिएट मेजर्स हैं जो एनसी को कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि यह आगे के प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स को प्रभावित न करे। इन एक्शंस से इम्पैक्ट कम होता है जब तक कि परमानेंट सोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। कंटेनमेंट एक्शंस में मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले नॉन कन्फॉर्मिंग आइटम्स को क्लियरली सेग्रीगेट करें। अफेक्टेड प्रोडक्ट्स को लेबल या टैग करें, जैसे कि होल्ड या क्वारंटीन। एंश्योर करें कि यह कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स न हो। सुपरवाइजर्स या क्वालिटी टीम को इन्फॉर्म करें ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। जरूरत पड़ने पर टेम्पररी फिक्सेस अप्लाई करें ताकि सेफ्टी और फंक्शनैलिटी मेंटेन रहे। इन इमीडिएट एक्शन से हम सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं और आगे की डैमेज या क्वालिटी इश्यूज को रोक सकते हैं। रूट कॉज एनालिसिस आरसीए। अब जब हम कंटेनमेंट एक्शन समझ चुके हैं, तो अगला बहुत जरूरी स्टेप है रूट कॉज एनालिसिस या आरसीए। आरसीए का में पर्पस होता है एनसी के अंडरलाइन कारण को आइडेंटिफाई करना, ताकि हम परमानेंट करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट कर सकें। इसका मतलब है कि यह इंश्योर करता है कि वही इश्यू दोबारा ना हो और ओवरऑल प्रोसेस एफिशिएंसी इंप्रूव हो। ट्रू कॉज को समझकर ऑर्गेनाइजेशंस रिकरिंग प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। आरसीए में कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। टूल्स का उपयोग करें, जैसे कि 5 Whys या फिशबोन इशिकावा डायग्राम। सिर्फ यह नहीं देखें कि क्या हुआ, बल्कि फोकस करें कि प्रॉब्लम क्यों हुई। सभी पॉसिबल कॉजेस कंसिडर करें, ह्यूमन, मशीन, मेथड, मटेरियल और एनवायरनमेंट। रेलेवेंट टीम मेंबर्स को शामिल करें ताकि एनालिसिस थरर और एक्यूरेट हो। आरसीए के थ्रू हम सही कारण जानकर इफेक्टिव करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और एनसी रिकरेंस को रोक सकते हैं।
करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस कैपर। अब जब हम रूट कॉज एनालिसिस समझ चुके हैं तो अगला महत्वपूर्ण स्टेप है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस यानी कैपर। आरसीए के बाद कैपर को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि इश्यू परमानेंटली फिक्स हो और रिकरेंस ना हो। कैपर इम्प्लीमेंट करने से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है और ओवरऑल प्रोसेस रिलायबिलिटी स्ट्रेंथन होती है। कैपर से हम वेस्ट कम कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और टीम के बीच प्रोसेस पर भरोसा बढ़ा सकते हैं। कैपर इम्प्लीमेंट करने के मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक्शंस इम्प्लीमेंट करें ताकि रूट कॉज एलिमिनेट हो सके। एंश्योर करें कि करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वर्क इंस्ट्रक्शंस या सॉप्स को अपडेट करें। जरूरत पड़ने पर पर्सनल को ट्रेनिंग या गाइडेंस दें और प्रोसेस को मॉनिटर करें ताकि भविष्य में सिमिलर इश्यूज प्रिवेंट किए जा सकें। कैपर के थ्रू हम सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स नहीं करते बल्कि पूरी प्रोसेस को मजबूत और रिलायबल बनाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ एनसी इन इंडस्ट्री। अब जब हम कैपर समझ चुके हैं तो अगली जरूरी बात है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ एनसी इन इंडस्ट्री। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से हम कॉन्सेप्ट्स को आसानी से रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि छोटे डिविएशंस भी क्वालिटी, कॉस्ट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1, प्रोडक्शन में रॉन्ग मटेरियल यूज हुआ, फाइनल इंस्पेक्शन में प्रोडक्ट रिजेक्ट। एग्जाम्पल 2, असेंबली स्टेप्स स्किप हुआ, डिलीवरी के बाद कस्टमर कंप्लेंट। एग्जाम्पल 3, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड मिसिंग, ऑडिट ऑब्जर्वेशन और प्रोसेस हॉल्ट। एग्जाम्पल 4, फिनिश्ड प्रोडक्ट पर स्क्रैच, एडिशनल रीवर्क और डिले। इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से हमें समझ आता है कि एनसी को जल्दी आइडेंटिफाई और हैंडल करना कितना जरूरी है। प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करने से हम ऐसे इश्यूज प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रोडक्शन स्मूथ रख सकते हैं। समरी और की टेकअवेज। तो दोस्तों, अब हम अपनी ट्रेनिंग के अंत में पहुंच चुके हैं और आइए इसे समरी और की टेकअवेज के साथ रैप अप करें। इफेक्टिव एनसी हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है ताकि हम प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस एफिशिएंसी दोनों को मेंटेन रख सकें। ट्रेनिंग में हमने स्टेप बाय स्टेप जाना कि कैसे नॉन कन्फॉर्मेंस तब होती है जब कोई प्रोडक्ट, प्रोसेस या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स से डिविएट करता है। अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्रिटिकल है। रूट कॉज एनालिसिस से प्रॉब्लम का ट्रू कॉज पता चलता है। करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस कैपर रिकरेंस रोकते हैं और प्रोसेसेस इंप्रूव करते हैं। और अंत में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब पूरी टीम एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। याद रखिए, एनसी हैंडलिंग सिर्फ क्वालिटी टीम का काम नहीं है बल्कि हर टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे नॉन कन्फॉर्मेंसेस को प्रॉम्प्टली और इफेक्टिवली मैनेज करें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके हम न सिर्फ इश्यूज फिक्स कर सकते हैं बल्कि फ्यूचर में उन्हें प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी ट्रेनिंग एनसी पार्ट हैंडलिंग के बारे में। आशा है कि इस वीडियो के थ्रू आप सीख पाए होंगे कि नॉन कन्फॉर्मेंस क्या होती है, इसे कैसे पहचानें, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट करें, रूट कॉज एनालिसिस करें और कैपर इम्प्लीमेंट करके प्रोसेस को इम्प्रूव करें। अगर आपको ये ट्रेनिंग हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपको एनसी हैंडलिंग में कौन सा टॉपिक सबसे चैलेंजिंग लगता है, या अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली ट्रेनिंग वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहें और प्रोसेस क्वालिटी में सुधार करते रहें।